करते हैं कि जो फैसला इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में आया है वही फैसला जो पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग है कोर्ट में ईवीएम के संबंध में, उन पर भी इसी तरह का फैसला आएगा। ये जो मनुवादी लोग हैं और जो ये आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का ये क्राइम किया था। सरकार बनने के बाद सरकार ने उसको लाभ क्या क्या पहुंचाया है, ये ईडी का काम है। हम लोग ईडी का भी घेराव करेंगे कि अब तय करो कि ये अडानी की कंपनी कौन थी, फ्रंट कंपनी कौन थी और किसने भारतीय जनता पार्टी को 90% पैसे क्यों दिए। कंपनी ने, किस पूंजीपति घराने ने, किस पूंजीपति ने कितना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदे के रूप में दिया। वो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए हैं उनका डेटा कलेक्ट करेगी और सुप्रीम कोर्ट को बताएगी। और सत्ता को हड़पने की जो सारा षड्यंत्र है वो टूटे। जो क्रिमिनल्स हैं जो इंडस्ट्रीज की शक्ल में नजर आते हैं। और सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ये लोगों को जानने का अधिकार है। कह दिया है सुप्रीम कोर्ट और संस्थान को, ईमानदारी से काम करो, बहादुरी से काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी से। संविधान तो हमारे देश की जनता ने पास किया है, तो संविधान की खिलाफत करना सबसे बड़ा अपराध होता है। आज इस प्रेस वार्ता में आए हुए मेरे तमाम मीडिया साथी जो सच्चाई को लगातार लोगों के सामने रख रहे हैं, देश के जो हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं, उन्हें ज्यों का त्यों लोगों के सामने रखने वाले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मेरे मीडिया साथियों को मेरा नमस्कार, आपका अभिनंदन। साथियों, आज दो विषय हैं, दोनों बहुत गंभीर विषय हैं, लेकिन मैं पहले जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इलेक्टोरल बॉन्ड पर, उसके विषय में हम लोग बात करना चाहेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 और जजेस हैं, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला दिया है। और फैसला बहुत स्पष्ट फैसला है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। उस इलेक्टोरल बॉन्ड को लाने के लिए जो कानून बनाया गया वो कानून पूरी तरह से असंवैधानिक है। जो इनकम टैक्स एक्ट में उसके लिए संशोधन किया गया था वो भी असंवैधानिक है। और जो उसके लिए कंपनीज एक्ट में संशोधन किया गया था वो भी असंवैधानिक है। और साथ में पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में जो संशोधन किया गया था वो भी असंवैधानिक है। कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में इन सबको असंवैधानिक घोषित किया है। और बहुत स्पष्ट शब्दों में कोर्ट ने कहा है कि देश के नागरिकों को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ये जानने का हक है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कौन कंपनी या कौन पूंजीपति पैसा दे रहा है, कितना पैसा दे रहा है, ये जानने का उसको हक है। इसलिए जो आदेश दिया है वो बहुत स्पष्ट है। और आदेश में कहा गया है कि एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड आज तक खरीदे गए हैं उससे उन सब की जानकारी 6 मार्च तक हर सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे। सारा बताए कि किस कंपनी ने कितना खरीदा और उसके बाद में वो किस पॉलिटिकल पार्टी को गया है। पूरा डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 6 मार्च तक बताए। और साथ में एक और बात कही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दी है कि 13 मार्च तक, यानी जैसे ही एसबीआई से उसे जानकारी मिले उसके 1 हफ्ते के बाद तुरंत बताए, अपनी वेबसाइट पर डाले, पब्लिक डोमेन में ये सारी चीज़ें आए कि किस पॉलिटिकल पार्टी को, किस कंपनी ने, किस पूंजीपति घराने ने, किस पूंजीपति ने कितना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदे के रूप में दिया है। ये सारी की सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से अपने फैसले में
आज कोर्ट ने कही हैं। और सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ये लोगों को जानने का अधिकार है, इसमें आप कुछ चीज़ छुपा नहीं सकते हैं किसी भी तरह से। ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये इसलिए भी जानना जरूरी है कि जिस औद्योगिक घराने ने, जिस पूंजीपति ने, जिस कंपनी वाले ने पैसा दिया है, सरकार बनने के बाद सरकार ने उसको लाभ क्या क्या पहुंचाया है, तभी तो पता लगे कि ये जो नेक्सस है, ये जो गठबंधन है पूंजीपतियों का और सरकार का, ये तभी पता लगेगा। ये जानना हर किसी का हक है, देश के नागरिकों का हक है। ये स्पष्ट आदेश आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और इलेक्टोरल बॉन्ड को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, उसको गैर संवैधानिक घोषित किया है साथियों। और इस विषय में मैं समझता हूँ हमारे भाई महमूद पराचा जी और आपको सारी चीज़ें बताएंगे। हालांकि ये जो फैसला है बहुत अच्छा फैसला है, हम कोर्ट को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देश की जनता निश्चित रूप से आभार व्यक्त करती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो अध्यक्षता में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी है, उन सब का आभार। लेकिन ये फैसला भी बहुत देर से आया है, क्योंकि इस बीच में 15,000 करोड़ रुपया, 15,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज़ को गया है, जिसमें 72% से ज़्यादा पैसा, बल्कि अब तो और भी ज़्यादा जो बाद के समय में दिया गया, वो अकेले बीजेपी के पास में गया। यानी 11,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा अकेले बीजेपी के पास में गया है इसमें से। फैसला हम सब उसका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं और इस बात की उम्मीद करते हैं कि जो फैसला इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में आया है, वही फैसला जो पिटिशन ऑलरेडी पेंडिंग है कोर्ट में ईवीएम के संबंध में, उन पर भी इसी तरह का फैसला आएगा। क्योंकि ये जो फैसला है, ये और ईवीएम का फैसला दोनों लगभग जुड़े हुए ही हैं। दोनों के दोनों इस सरकार द्वारा पैसा और सत्ता को हड़पने की कोशिश इन दोनों के माध्यम से की गई है। तो वही फैसला जो एडीआर की पिटीशन पड़ी है और जो पिटीशन पड़ी है उस पर ईवीएम के सिलसिले में आए, ताकि ये नेक्सस जो बना है और सत्ता को हड़पने की जो सारा षड्यंत्र है वो टूटे और लोगों के सामने इस देश के लोकतंत्र को बचाने का एक अच्छा मौका मिले। लोग अपनी इच्छा से जिसको चुनना चाहते हैं, जिसको वोट देना चाहते हैं, उसको वोट दें, उसको चुनें और एक निष्पक्ष सरकार चुनकर आए। तो भाई महमूद पराचा जी इस विषय पर आगे बात करेंगे। तो भानु जी ने जजेस का शुक्रिया अदा कर दिया, संभ्रांत व्यक्ति हैं ये। मैं उतना संभ्रांत नहीं हूँ और रहना भी नहीं चाहता आज के हालात में, क्योंकि गुंडों को टैकल करने के लिए थोड़ा बहुत संभ्रांतता हमें छोड़नी पड़ती है। और आज हमारा सामना गुंडों से है, मवालियों से है, जो सरकार के अंदर जनता को, देश की मालिक को धोखा दे के किसी प्रकार से बैठ गए। तो मैं सबसे पहले तो देश की जनता को, जो देश की मालिक है और जिससे गुहार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने कि हम पे दबाव है, आप हमारी रक्षा करो, तो जनता ने उसकी देर में सही, सुप्रीम कोर्ट की देर में ही सही सुनवाई की। और जो जनता की अदालत है, सबसे बड़ी अदालत, उसने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये देश की जनता ने कहा। ये फैसला मैं देश की जनता को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज ये हौसले वाला फैसला देश की जनता के आश्वासन के बाद आया है, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे ये यकीन है कि मैं इसमें गलत नहीं मान रहा हूँ, सही मान रहा हूँ, वरना ये फैसला आना इतना आसान नहीं था। देश की जनता ने अब कह दिया है सुप्रीम कोर्ट और संस्थान को, ईमानदारी से काम करो, बहादुरी से काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी से। अब इसलिए ये फैसला आया। और ये फैसला क्या है, मैं उसी देश की जनता के मालिकों को उनकी आम भाषा में, उनके समझ में आने वाले तरीके से बताना चाहता हूँ। भानु जी ने सारे एक्ट बता दिए जो गैर संवैधानिक करार दिए हैं अब सुप्रीम कोर्ट ने। गैर संवैधानिक का मतलब क्या हुआ? संविधान को तोड़कर, संविधान का उल्लंघन करके, गैर संवैधानिक तरीके से ये जो मनुवादी लोग हैं और जो ये आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का ये क्राइम किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्राइम डिक्लेयर किया है, संविधान के विरोध
में डिक्लेयर किया है, संविधान के उल्लंघन में डिक्लेयर किया है। जो बाकी कानून होते हैं आईपीसी वगैरह, ये पार्लियामेंट पास करती है। संविधान तो हमारे देश की जनता ने पास किया है, तो संविधान की खिलाफत करना सबसे बड़ा अपराध होता है। तो सबसे बड़ा अपराध सुप्रीम कोर्ट ने देश की जनता के हौसला देने पर घोषित किया है। अब दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, जो भानु जी ने बता भी दी है, लेकिन मैं उसमें से थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन और देना चाहता हूँ। दो इश्यूज़ थे। एक इशू ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको चंदा लेना भी आवश्यक है। जो लोग उन्हें चंदा देते हैं, ये सरकार ने क्या क्राइम किया है वो बता रहा हूँ, उनकी आइडेंटिटी छुपानी। जो लोग अपोजिशन पार्टीज़ के, छोटी पार्टीज़ को जो चंदा देते हैं, उनकी पहचान छुपानी नितांत आवश्यक है। इसी जो संवैधानिक और कानूनी जो एक प्रोविजंस हैं, उसके तहत ही 20,000 रुपये तक कोई अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में देगा तो उसका डिस्क्लोज करना ज़रूरी नहीं है। ये बताना ज़रूरी नहीं है कि किसने पैसे दिए, ताकि उसकी आइडेंटिटी छुपा के रखी जाए। ये एक महत्वपूर्ण कार्य है देश की डेमोक्रेसी चलाने के, वो बचाने के लिए उसके साथ, इस प्रोविज़न के साथ धोखाधड़ी करके जो अडानी अंबानी जैसे चोर और बदमाश लुटेरे, इनके जो क्रिमिनल्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ की शक्ल में नज़र आते हैं, उनका प्रावधान, ये 20,000 रुपये वाले प्रावधान के साथ जोड़ के इन्होंने ये कहा कि कोई 1,000 करोड़ दे, 2,000 करोड़ दे या 10,000 करोड़ दे, उसकी भी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज की जाएगी। ये शरारत, ये बेईमानी, ये क्राइम सरकार ने किया था, जिसको एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार ने घोषित, सुप्रीम कोर्ट ने किया है घोषित। ये महत्वपूर्ण बात है समझ। भानु जी ने टाइमलाइन भी बताई। ये सारे इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई के ज़रिए ही इशू किए जाने, कोई भी कंपनी को एसबीआई में जाना था। पहली महत्वपूर्ण बात, जिस प्रकार से एसबीआई को डायरेक्शन दी गई है अभी, और इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी गई है, और इलेक्शन कमीशन ने आज भी इस जजमेंट में भी साफ तौर पे लिखा, मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा, कि सुप्रीम कोर्ट में छल कपट करने की कोशिश की, तथ्य छुपाने की कोशिश की, तो वो ईवीएम के लिए भी तथ्य छुपा के झूठे एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर रहे हैं। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की चोरी पकड़ ली, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये देखिए, एक 2017-18 में जजमेंट आई थी, इंटरिम ऑर्डर जो 2019 में किया था कोर्ट ने, उसमें ये कहा था कि जो इलेक्शन कमीशन है वो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए हैं उनका डेटा कलेक्ट करेगी और सुप्रीम कोर्ट को बताएगी। चुनाव आयोग के वकील ने धोखाधड़ी करके सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या बोला, ये मैं आपको पढ़ के सुनाना हूँ। ये पेज है 149-150 जो जजमेंट का है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग मिस्टर अमित शर्मा, काउंसिल फॉर ईसीआई, स्टेटेड दैट ईसीआई had only collected information on contributions made in 2019 because a reading of paragraph 14 of the interim order indicates that the direction was only limited to contributions made in that year, यानी कि 2019 में paragraph 13 and 14 of the interim orders are extracted below। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को क्या धोखा दिया कि हमने सिर्फ 2019 के कलेक्ट किए हैं, उससे पहले और बाद के नहीं किए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, हमने तुम्हारी चोरी पकड़ ली। और उसके बाद ये कहा है, मैं वो पैराग्राफ इसमें मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि देर लगेगी उसमें। पैराग्राफ 14 ऑफ द इंटरिम ऑर्डर, ये 218वां पैराग्राफ है जजमेंट का, ऑफ द इंटरिम ऑर्डर डज नॉट लिमिट द ऑपरेशन ऑफ पैराग्राफ 13, जिसमें पैराग्राफ 13 कंटेन्स अ डायरेक्शन इन अनइक्विवोकल टर्म्स टू पॉलिटिकल पार्टीज टू सबमिट पर्टिकुलर्स ऑफ कंट्रीब्यूशंस received by electoral bonds to the ECI. Paragraph 14 only prescribes a timeline for submissions of particulars of contributions when window for electoral bonds was open in 2019. तो ये फ्रॉड करने से सुप्रीम कोर्ट के साथ इलेक्शन कमीशन नहीं डर रहा है, तो ये अपराधी हैं या कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट ने उनका अपराध पकड़ के हाईलाइट किया कि झूठ मत बोलो तुम, हमारा ऑर्डर कुछ और था, सब कुछ देने का था। तो एक तो सब कुछ देने का आदेश किया। दूसरा, अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, आप सब लोग भी तैयार हो जाइए और हम लोग भी तैयार हो रहे हैं। दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। मार्च के महीने में जब 3 हफ्ते पूरे हो जाएंगे, ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन के पास आ जाएंगी और उसको अगले हफ्ते में पब्लिश करना है। तो जिस देश के गद्दार इंडस्ट्रियलिस्ट ने धोखाधड़ी करके ये पैसे दिए ना, चोरी छुपे करके,
उस सब के खिलाफ क्रिमिनल केसेस करने का टाइम अब आ गया है। उन सब लोगों को जेल में भिजवाने का काम किया जाएगा, जो हवाला के माध्यम से। अभी दूसरा इस एस्पेक्ट और है, अब ये जो डिटेल्स बैंक के माध्यम से दी जाएंगी, ये ईडी का काम है। हम लोग ईडी का भी घेराव करेंगे कि अब तय करो कि ये अडानी की कंपनी कौन थी, फ्रंट कंपनी कौन थी, और किसने भारतीय जनता पार्टी को 90% पैसे क्यों दिए हैं। क्या कोई और पार्टी अच्छी नहीं लग रही है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये भी कहा है, 2 वजह होती हैं पैसे देने की। एक होती है किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से लगाव, और दूसरा होता है चोरी, कि ये पॉलिटिकल पार्टी क्योंकि जीत रही है या हमारे फ्रॉड करने में मदद करेगी, इसलिए हम इसको पैसे से भर दें ताकि ये गलत या सही येन केन प्रकारेण फ्रॉड, धोखाधड़ी, चीटिंग करके सत्ता में आए और देश को लूट के हमें पैसा दे दे। 2 तरीके सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी की भाषा में बता रहा हूँ। तो बुरी चीज़ ये नहीं है कि जो लोग अपनी आइडियोलॉजी की वजह से पैसे देते हैं, बुरी चीज़ ये है कि धोखाधड़ी करने से, देश की जनता को लूट कर पैसा चुराने की वजह से जो पैसे दिए जाते हैं, और उसमें अडानी, अंबानी और उन जैसे बहुत सारे लोग अब पकड़े जाएंगे। देश की जनता और जो हमारे जागरूक नागरिक हैं, डेटा एनालाइज करने के लिए तैयार हो जाएं। इस काम पे हमने फ़ौरन लग जाना है, और एक एक बीजेपी और आरएसएस के व्यक्ति को जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से चोरी की है, ऐसे लोगों से फ़ायदे उठाए हैं, उनको पकड़ के जेल में भिजवाने की कार्रवाई हम करेंगे। या दूसरी बात यह है कि ये तो हो गई सिर्फ जो बातें नज़र आ रही हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। एक बड़ी मुहिम देश में इस बात की भी चलनी चाहिए, कौन कौन से आरएसएस के व्यक्ति ने अपना पैसा पिछले कुछ सालों में, 10 सालों में बढ़ाया है बीजेपी के, उसके लिए भी हम जनता से आह्वान करते हैं। एक बात जो और निकल के आ रही है, जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन धोखा कर रहा है सुप्रीम कोर्ट से, और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये अपराध घोषित किया है, संविधान के खिलाफ अपराध घोषित किया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, उसी तरीके से ईवीएम भी भारत के संविधान के खिलाफ, भारत की जनता के खिलाफ और भारत के कानून के खिलाफ, जो अभी पार्लियामेंट का कानून है उसके खिलाफ एक अपराध है, धोखा है ईवीएम। तो देश की जनता को आज ये कमर कस लेनी चाहिए। आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को ताकत दी तो ये जजमेंट आई है, और आप सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी अदालत हो, जनता की जो अदालत है, जिसने हमें अपने नौकरों को मजबूर किया है कि हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं आपकी आगे। तो आप तैयार हो जाओ। ईवीएम का भी आप लोग गुजारिश करो सुप्रीम कोर्ट से कि फैसला करो, वो भी अपराध है, वो भी गुनाह है, वो भी संविधान के खिलाफ अपराध है। तो जनता को अपना आंदोलन और तेज कर देना चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट को और हिम्मत आए और वो और बहादुरी बड़े फैसले कर सके। आखिरी चीज़ मैं किसानों के लिए ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों का दिल, हम फिज़िकली यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारे दिल सब लोगों के और हमारी सोच सारी उन किसानों के साथ है जो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, जो देश की जनता के लिए, जो खेतिहर मजदूरों के लिए, जो ट्राइबल्स के लिए, जो देश के आम नागरिकों के लिए, जिनको ये गंदे घिनौने कानून ला के जिनके खाने के पैसे बढ़ाए जाने वाले थे, उनको जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा दिल उनके साथ है। हम आपकी मदद के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, तैयार बैठे हैं वकील भी और हमारे बाकी साथी भी जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के साथी और सिपाही हैं, सब आपके लिए तैयार बैठे हैं। आप चिंता मत करो। आप दिल्ली से बाहर कर रहे हो प्रोटेस्ट, जल्दी ही आप लोगों से कोऑर्डिनेट करके आपके नुमाइंदे बन के हम ये दिल्ली के अंदर आपका प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसा हम वादा कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं